महासंघ जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ की राज्य कमेटी की बैठक आयोजित की गई। राज्य अध्यक्ष कमल अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में सैकड़ों की संख्या में पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक को अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने बतौर मुख्य वक्ता भाग लिया। बैठक में संगठन के प्रमुख एवं वरिष्ठ नेता एसपी सिंह, कमलेश मिश्रा, सत्यनारायण त्रिपाठी, नरेंद्र प्रताप सिंह, पुनित त्रिपाठी, राम भजन मौर्य, अशोक सिंह, संदीप पांडेय, मंसूर अली, देवेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रताप सिंह, निधि, जयप्रकाश सिंह, अफीफ सिद्दीकी, बीके शर्मा आदि ने संबोधित किया। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ द्वारा जो समीक्षा की गई है, जो सरकार द्वारा जिस प्रकार से कल घोषणा की गई है कि संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए एक निगम का गठन किया जा रहा है, जिसको जेम पोर्टल से संचालित किया जाएगा, उसका अध्ययन उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ कर रहा है। और जितना अध्ययन कल से लेकर अभी तक कर पाए हैं, उसमें केवल 3 वर्ष की सेवाएं करने का जो प्रावधान किया गया है, उससे राज्य कर्मचारी महासंघ असहमति व्यक्त करता है। और उसके पूर्व के जो लगभग 6 लाख संविदा एवं आउटसोर्सिंग के कर्मचारी जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है, किस प्रकार से उनको नियमित किया जाएगा और उनको 25-25, 30-30 सालों से वो जो है संविदा आउटसोर्सिंग पे काम कर रहे हैं, उनको कैसे विभाग में रखा जाएगा, इसके बारे में कोई भी घोषणा या सूचना उसमें नहीं है कि उन संविदा आउटसोर्सिंग कर्मियों का क्या होगा। जबकि उमा देवी बनाम कर्नाटका जो कर्नाटक का जो सुप्रीम कोर्ट का 10 अप्रैल 2006 का माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जिसमें समान कार्य का समान वेतन मिनिमम 26,000 वेतन देने की बात कही गई है और उसमें 18,000 और 20,000 वेतन देने से शुरुआत की गई है, जो कि बहुत ही कम है। 4 लोग, एक मियाँ बीवी और 2 बच्चों के परिवार को पालने में लगभग 54 से 55,000 रुपए एक महीने का खर्च इस समय वर्तमान में आ रहा है। इतने कम पैसे से 18-20 हजार रुपए में उनको अपना परिवार पालना संभव नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि उनके साथ उनके माता पिता भी होंगे और उनकी चिकित्सा और स्वास्थ्य की भी चीजें हैं। इन सारी चीजों को लेकर आज जहाँ उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ, मिनिस्ट्रियल फेडरेशन, चतुर्थ श्रेणी श्रमिक संघ यहाँ पे एकत्रित है, हम लोग यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं और इस मीटिंग में जो भी आज निर्णय होगा उसको हम राज्य सरकार तक उसको अवगत कराएंगे। और इसके साथ ही अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय आह्वान पर अभी 29 अगस्त को पूरे उत्तर प्रदेश में गेट मीटिंग की गई थी, जिसमें 8वें वेतन आयोग का चेयरमैन कौन है, जिसका आज तक गठन नहीं किया गया है, जिसका लाभ उत्तर प्रदेश के साथ पूरे भारतवर्ष को 1 जनवरी 2026 से उसका लाभ दिया जाना था। उसके चेयरमैन के गठन के लिए हम लोगों ने आंदोलन किया है। अब 23 सितंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिला कलेक्ट्रेट मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन होंगे और उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के नेतृत्व में हर जनपद जिले में के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जो हमारी 11 सूत्री मांग है, पुरानी पेंशन को बहाल किया जाना, 18 महीने का डीए का एरियर दिया जाना, चतुर्थ श्रेणी की तत्काल भर्ती किया जाना, आउटसोर्सिंग संविदा के कर्मचारियों को नियमित किया जाना, निजीकरण बंद करना और कर्मचारियों का शोषण जो काले कानून लागू किए गए हैं, चारों श्रम संहिता उनको समाप्त करके पुराना श्रम संहिता लागू किया जाना, इन मांगों को लेकर हम 23 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के नेतृत्व में अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर हम सब उसके आह्वान पर एकत्रित होंगे और बहुत बड़ा धरना करेंगे। आज बहुत ही हर्ष का विषय है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में माननीय सुभाष लांबा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ उपस्थित हुए। हम उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ, नेशनल फेडरेशन, चतुर्थ श्रेणी श्रमिक संघ आपका धन्यवाद करते हैं, इस्तकबाल करते हैं कि आपका ऐसे ही हम लोगों को सबको सानिध्य और आशीर्वाद मिलता रहेगा। और जो भी अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ द्वारा भविष्य में और भी जो भी निर्णय लिए जाएंगे उसका अनुपालन अक्षरशः उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ करेगा। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो कल ही उत्तर प्रदेश सरकार ने
संविदा कर्मचारियों को लेकर के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस पे हमारा ये कहना है कि जो संविदा पर कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको रिटायरमेंट तक संविदा पर रखने का पक्का प्रबंध है। जब सरकार ये कह रही है कि पीएफ का ईएसआई का घोटाला था, पूरा वेज नहीं मिलता था जो सरकार से निकलता था, इसको बंद करने के लिए हमने ये किया है। तो हमारा ये कहना है कि ये जो किया है उससे वो जो सिस्टम है बंद नहीं होगा। सरकार ने जो प्राइवेट एजेंसी हैं उनको रेगुलेट करने का काम किया है। बिचौलियों तो फिर भी रह गए, बिचौलिया सिस्टम बंद होना चाहिए। हमारा कहना ये है कि उत्तर प्रदेश में 6 लाख संविदा कर्मचारी हैं, उन सबको रेगुलर किया जाए और रेगुलर करने के साथ ही जो जिस पद पर रेगुलर होंगे उस पद का पूरा वेतनमान उनको दिया जाए। ये जो आप कर रहे हैं ये उचित नहीं है, इसको हम स्वीकार नहीं करते। एक दूसरा, 8वां पे कमीशन 16 जनवरी 2025 को कैबिनेट की मीटिंग हुई है। उसके बाद प्रधानमंत्री जी अध्यक्षता करते हैं, उसके बाद उसकी अनाउंसमेंट हुई थी 16 जनवरी 2025 को 8वां पे कमीशन गठन कर रहे हैं और जनवरी 2026 से इसकी सिफारिशें लागू हो जाएंगी। ये गारंटी थी। उस गारंटी को लगभग 8 महीने बीत गए, अब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। तीसरा, जो ओल्ड पेंशन स्कीम, पार्लियामेंट चुनाव से पहले काफी दबाव बना और ये लगता था कि अब सरकार को इसमें विचार करना पड़ेगा, लेकिन ओपीएस की बजाय पहले एनपीएस की और अब यूपीएस पर। हमारा साफ साफ कहना ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन का, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ का, कि हम पीएफआरडीए एक्ट, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट एक्ट को रद्द करें और पुरानी पेंशन बहाल करें। बीच की कोई भी स्कीम हमें स्वीकार्य नहीं है। और जो जिन राज्य सरकारों ने ओपीएस लागू की है, जिसमें राजस्थान भी है, झारखंड भी है, छत्तीसगढ़ भी है, हिमाचल भी है, तो उसका जो पैसा जमा है उस पैसे को वापस किया जाए। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है प्राइवेटाइजेशन का, निजीकरण का। हम ये कहना चाहते हैं कि निजीकरण किसी समस्या का समाधान नहीं है, निजीकरण किसी समस्या का समाधान नहीं है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जो ये बोलते थे कि सौगंध मिट्टी खाते देश को नहीं बिकने देंगे, आज रेल भी, तेल भी, भेल भी, बैंक भी, बीमा भी, ट्रांसपोर्ट भी और बिजली आपका उत्तर प्रदेश में आंदोलन चल ही रहा है। मतलब हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से कि जैसे बिजली है, बिजली का जो स्टेक होल्डर है वो कौन है? बिजली के स्टेक होल्डर कंज्यूमर हैं और एम्प्लॉइज हैं। किसी की भी मांग नहीं है, लेकिन फिर क्यों कर रहे हैं? अभी ये जो स्मार्ट मीटिंग प्रोजेक्ट चलाया है, आज ही अखबार में पढ़ रहा हूँ कि जो पुराने मीटर उतरे थे वो गायब हो गए, क्योंकि उसमें रीडिंग बैलेंस है, पैसे ले करके उसको कर दिया। तो ये जो मीटर रीडिंग ये का काम है, अगर स्मार्ट मीटर लगते हैं तो मीटर रीडर, बिल डिस्ट्रीब्यूटर, कैश कलेक्शन सेंटर, ये सारे लोग बेरोजगार होंगे। तो इसका फायदा किसको मिलेगा? जब निजीकरण होगा तो प्राइवेट प्लेयर हैं उसको कोई प्रकार की दिक्कत ना हो, इसलिए स्मार्ट मीटिंग पहले से ही तैयार कर रहे हैं। तो इसलिए हम पूर्वांचल, दक्षिणांचल जो बिजली का जो निगम है उसको जो आउटसोर्स कर रहे हैं उसको बंद किया जाए और ये जो घोटाले हो रहे हैं इसकी जांच होनी चाहिए। तो जांच होने के बाद इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि पोस्टें खाली पड़ी है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लेकिन बेरोजगारी चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लेकिन नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही। नौकरी मिल रही तो कैसे मिलेगी? सेना में भी 4 साल के लिए अग्निवीर, अब संविदा पर नौकरी मिलेगी, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट।
तो ये आज प्रदेश का जो बेरोजगार यूथ है वो नौकरी मांग रहा है, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल रही है। करप्शन चरम सीमा पर है, उस करप्शन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसलिए इन सारे इश्यूज को लेकर के आज डिस्कशन हुआ है और हमने ये फैसला किया है कि आने वाली 23 सितंबर को चाहे पुराने पेंशन बहाली का सवाल है या ये जो हमारे टीचर हैं, अभी हमने 2-3 दिन पहले देखा है, ये जो 20 साल पहले को टीचर लगा है, उस टाइम जो टेस्ट था टीचिंग एलिजिबल टेस्ट, वो उस टाइम नहीं है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि रिटायरमेंट से पहले टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, अदरवाइज पेंशन प्रभावित होगी। खेल शुरू होने के बाद कोई खेल के नियम बदले जाते हैं। मतलब सरकार को डिफेंड करना चाहिए कि भाई जो इन फ्यूचर है, जब से वो टेस्ट लागू हुआ है, फ्यूचर में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन पुराने पे क्यों करेंगे? तो ये बड़ा मतलब इशू है। बिजली का प्राइवेटाइजेशन है, इस पर रोक लगनी चाहिए। तो लगातार आंदोलन चला हुआ है, यहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस संघर्ष समिति लड़ रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के 23 अगस्त को पूरे देश में, उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में 23 सितंबर को पूरे देश में हम सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर प्रोटेस्ट करेंगे। उससे पहले 29 अगस्त को हम सभी विभागों में गेट मीटिंग करके प्रदर्शन कर चुके हैं। इसलिए हम केंद्र सरकार से कहना चाहते हैं कि ये जो कर्मचारियों के मसले हैं, जब आप कह रहे हैं कि हमारे पास जो जीएसटी कलेक्शन है 2 लाख करोड़ रुपए प्रति साल है, प्रति महीना, तो जो पेंशनर्स हैं और कर्मचारी 18 महीने का डी और डीआर क्यों नहीं दिया जाता? अब जो पॉलिसी लागू हो रही है, मतलब उससे बड़े पूंजीपतियों का फायदा हो रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर अब ये कह रहे थे रसिया से हम सस्ता तेल ले रहे होगे साहब, आपको तो सस्ता नहीं मिल रहा, मतलब सस्ता तेल ले रहे हैं और जो इनके प्राइवेट जो मित्रगण हैं वो उसको रिफाइन कर करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो फायदा किसको मिल रहा है? हजारों करोड़ का फायदा उन लोगों को मिल रहा है, और उसकी एवज में टैरिफ किसके ऊपर लग रहा है? हमारे ऊपर लग रहा है। तो ये जो बोलते थे गरीबों की सरकार है, जो ये नीतियां लागू हुई है, पोर्ट एयरपोर्ट सब प्राइवेट जा रहा है, इससे क्या हो रहा है कि जो आर्थिक असमानता है वो बहुत बड़ी बढ़ गई है। 1% केवल लोग, अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, केवल देश के 140 करोड़ में से 1% लोगों के पास टोटल धन दौलत का 40% है, और जो निचले वाले 50% हैं उनके पास केवल 3-3.5% है। और ये जो 3-3.5% है, ये 50% से ज्यादा टैक्स भी ही देते हैं। मतलब उनके कर्जे माफ हो रहे हैं और टैक्स भी माफ हो रहे हैं। मतलब ये गरीबों की सरकार है क्या? मतलब ये सोचने समझने की बात है। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जो इशू हमारे हैं उनको सरकार एड्रेस करे। एड्रेस नहीं करेगी तो 23 तारीख को पूरे देश का कर्मचारी सड़कों पर उतरेगा, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगा।